बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा होगा, आयनिक होगा, तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा। ठीक, क्यों तेज़ी से होगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होंगे, इसीलिए वो रिएक्शन बड़ी तेज़ी से होगा। क्योंकि आयंस बनने के बाद अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और जल्दी से प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कोवलेंट होगा, तो कोवलेंट नेचर होने के कारण उसके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे नहीं, और जब जल्दी टूटेंगे नहीं तो जो उसकी एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और जो जल्दी टूटेंगे नहीं तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ हम देखें अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे हैं, होमोजीनियस नेचर के हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फॉर्म। मतलब अगर एक ही फेज़ में हैं, रिएक्टेंट्स एक ही फेज़ में हैं, तो वो आसानी से रिएक्शन कर पाएंगे और वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। जबकि अगर वो एक फॉर्म में नहीं है, हेट्रोजीनियस फॉर्म में है, तो रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन में होने पर उनकी जो साइज़ होगी वो अलग अलग हो जाएगी, और उस अलग अलग साइज़ होने के कारण उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट स्टेबल होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने पर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर वो कम हो जाएगा। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट अनस्टेबल, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसी तरह अगर हम फेजेस के आधार पे इनको क्लासिफाई करते हैं, तो फेजेस के आधार पे जो हमारे पास गैस होगी, वहाँ पर जो गैसियस फॉर्म होगा, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में जो हमारे पास उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से ये आपस में जल्दी कोलाइड होंगे और रिएक्शन जल्दी होगा। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगला है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन से। जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर रिएक्शन के साथ में फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, और रिएक्शन के साथ में फिजिबिलिटी बढ़ने के कारण वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आगे हम यहाँ देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। इफ़ेक्ट ऑफ लाइट में ऐसे ये मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स उसमें ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच कैन इंक्रीज़ रिएक्शन रेट या डिक्रीज़ रिएक्शन रेट। कैटलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे पास रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। तो इस केस में अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर मान लो ये रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, तो जैसे हमारे पास जो जो कैटलिस्ट होते हैं, इनका एक्चुअली होता काम क्या है, ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनने की पहले की जो प्रोसेस होती है
उसको ये एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। मतलब अगर ये क्या करते हैं, अगर उसको जल्दी पहुंचा देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाने के कारण जो इसका रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है टेम्परेचर। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है, ठीक है, रिएक्शन का रेट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसके बीच में कोलिजन तेज़ हो जाएगी, कोलिजन तेज़ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ़ेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट लॉ से। रेट लॉ हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन रिएक्शन। मतलब रेट लॉ हमको ये बताता है कि जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है स्पीसीज़ का किसी रिएक्शन में वो किस तरह डिपेंड करता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मान लीजिए हमारे पास जनरल रिएक्शन है 2x + y, इसमें एरो में हमने प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ अगर हम देखें, मान लीजिए इसके लिए हमको रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ मतलब क्या हुआ, पहले इसको देखिए। इफ़ वी इंक्रीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ x 2 टाइम, मान लेते हैं अगर हम x का कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी क्या हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह से y को डबल करने पर जो ROR होता है वो क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है, मान लेते हैं। तो मान लीजिए ROR हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक कंसंट्रेशन A⁴ और B⁴ लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता है। जैसे A का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, B का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमको नहीं पता है क्योंकि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए इसका ये x है और ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर B ये y है। अब रेट एक्सप्रेशन मानिए हमको लिखना है तो ROR हमने लिखा कि A⁴x और B⁴y, ठीक है। तो जैसे अगर हमसे कहा गया कि भाई ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं ये किसके बराबर होते हैं, x + y के। लेकिन ये x + y जो होता है ये आपके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट ऑफ k पे। तो यूनिट ऑफ k आप कैसे निकालोगे, यूनिट ऑफ k निकालने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं इसी की, तो यहाँ पर k = क्या हो जाएगा, A⁴x और B⁴y अपॉन में रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन A⁴x और B⁴y। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होती है ये, और इसके लिए हो गई ये, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है तो दोनों कंसंट्रेशन मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जुड़ जाएंगे, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x + y हो गया। अब x + y को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो यहाँ से मोल्स पर लीटर
यहाँ पर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया ये, और ये हमारे पास आ गया मोल्स पर लीटर की पावर n। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर अपॉन में 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए